अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइट्स ऑफिशियल। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया भर में प्रॉब्लम मुश्किलात मौजूद हैं और इन अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से कबल अज़ वक्त आपको आगाह करना या इन पर तजज़िये पेश करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ख़यालात आप तक पहुँचाएँ, इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ और इनको पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया। जनाब, बात ये चली कि एक तरफ तो पूरी दुनिया एक क़यामत के इंतज़ार में है। हाँ, वो क़यामत वो है जो रशिया और यूक्रेन के बीच जिसका आगाज़ हो चुका, जिसको कई शैतानी कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है और आने वाले दिनों में यकीनन, या जब तक आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक शायद इसका आगाज़ भी बाकायदा आगाज़ हो चुका हो। वैसे तो तीसरी आलमगीर जंग का आगाज़ हो चुका है। अब इसके असरात पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान के मौजूदा जोग्राफियाई हालात पर, पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी सियासी और माशी हालात पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और हम इनको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं या पहलू तही कैसे कर सकते हैं, या इससे बच निकलने का कोई रास्ता है हमारे पास। यहाँ फिर वही घिटी पीटी हम वही सोच लेके हम वही करना है जो हमारे जहन में है। नहीं, मौजूदा दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम 2025 में जी रहे हैं और 2025 के तकाज़े मुख्तलिफ हैं, डिज़ायर मुख्तलिफ हैं, इसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हैं, जो ये हमसे कोई डिफरेंट चाहता है। हम देंगे, ज़माना हमारे साथ चलेगा, हम नहीं देंगे हम पीछे रह जाएंगे। फिर घसीट के आगे ये लाशा बढ़ाना होगा जो मुमकिन नहीं होता, तकलीफ़ दे पेनफुल अमल होता है। आपने देखा कहाँ से बात चली थी, बात वहाँ से चली थी साइफ़र से फिर रजीम चेंज तक पहुँची। आज वो शख्स किधर है जो इन तमाम तर खराफात का मालिक था, तमाम तर खराफात का महवर था, तमाम तर इन मुश्किलात का, इन खराफात का, इन साजिशों का मंबा था। वो शख्स था कमर जावेद बाजवा, हमारा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे मौका मिलता तो वो कभी फील्ड मार्शल ना बनता। मेरा मतलब उसको वैसे ही मौके मैसर आते जैसे हमारे मौजूदा चीफ फील्ड मार्शल को मैसर आए, उसे मिलते वो कभी ना बनता। वो तो फिर आप सोच रहेंगे जब सारी खराफात उसने, सारा ये ड्रामा, ये महफिल उसी ने सजाई थी, तो फिर वो क्यों ना करता। हाँ जनाब, वो करता, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन बनता। उसके अंदर और किस्म के जरासीम थे, उसके अंदर ख्वाहिशों का पिनपना और किस्म का था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशों समेत आज पूरी दुनिया में रसवाई का एक निशाना बनकर रह गया, रसवाई का एक आपके निशान बनकर रह रहे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी पब्लिक में। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने बचपन में एक फ़िल्म देखी थी टीवी पे, यकीनन इंडियन फिल्म थी, तो उसमें वो एक शख्स दूसरे को पैसे देता है तो उसे कहता है ये 7 लाख, और फिल्म का नाम भी 7 लाख था, कि ये 7 लाख रुपए तुम्हारे हैं, आप इन्हें देख सकते हो, गिन सकते हो, छू सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, जेब में डाल सकते हो,
इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे आज उस फिल्म की ये स्टोरी याद आ गई, डायलॉग याद आ गया। तो कमर जवेद बाजवा साहब ने भी सारी हराम जदगियाँ कर करके सारी चलाकियाँ दरी की दरी रह गई। जब वो पेरिस के एक बाजार में उनको बीवी बच्चों समेत रोका गया और बेइज्जती की गई। जब उनको फुटपाथ क्रॉस करते हुए सड़क पे जब उनकी तज़हीक की गई, मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो साबिक़ आर्मी चीफ था, मेरे वतन का, मेरी धरती का। लेकिन अब इतनी दौलत जो बाद में अज़ा नहीं उनके होते हुए साबित हो गई थी कि उनके समधी ने उनके तल्लुकात को यूज़ करके बनाई है, और फिर आप उसकी बेटी में के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए जो आपकी बहू है। तो क्या फ़ायदा उन पैसों का, उन मिलियंस का, उन अरबों का, उन खरबों का, उन कतरियों का, उन यमनियों का, और क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा। जब आपकी इज़्ज़तें वो तो सदात नहीं थे, वो तो जनाब जट से सोकाल्ट, उन्होंने जट्टों की पीढ़ी रोड चली। और अब हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल जनरल सदात हैं, अल्लाह इनका बरम कायम रखे, अल्लाह इनका तकद्दुस, इनकी इज़्ज़त जो माशरे में है, जो हमारे माशरे का हिस्सा है, उसको कायम रखे। लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। बाजवा साहब से जान छूटी तो मौजूदा आर्मी चीफ आए, सोचा इब्तलाओं के दिन ख़त्म हुए, सोचा मुश्किलात के दिन ख़त्म हुए, मेरे नहीं आपके, मेरे इर्द गिर्द के लोगों के, मेरे गली महल्ले के लोगों के, जहाँ से मैं हूँ वहाँ से उन लोगों के मुश्किलात के दिन ख़त्म हो गए। लेकिन कब तक? पता चला कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। हम एक आसमान से तो गिर के ख़ुद को चाहिए तो ये था ज़मीन पे आते, अपने घर पे आते, रास्ते में खजूर थी उस पे अटक गए। वो भी ज़मीन से काफ़ी बुलंद होती है, और ऐसे अटके हैं कि खजूर की किसी पे कोई मौसमी असरात ही नहीं पड़ रहे। हमें तो उसके बरम का भी एहसास है, उसके सदात होने का भी एहसास है, लेकिन खुद उनको है। चले अल्लाह करे उन्हें हो जाए। क्या कुछ नहीं फिर हुआ। 9 मई के वाक़यात हुए, फिर 26 नवंबर के वाक़यात हुए, फिर 8 फरवरी के वाक़यात हुए, और फिर ये 1 जून वाले ये समरियाल इलेक्शन के वाक़यात हुए, और क्या कुछ नहीं हुए। अभी तक लाशें घरों में फ्रोज़न लाशें पहुँचाई जा रही हैं अभी तक। तो इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदा। दुनिया में इतना कुछ बदल, फिर सानहात का दौर, फिर सानिया जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, फिर खजदार का वाक़या हुआ, फिर जो स्वात मर्दान में जो वाक़यात हुए, फिर वज़ीरिस्तान में जो वाक़यात हुए, बच्चे बूढ़े सभी मर रहे हैं, फिर कोयटा के अंदर। इन सब चीज़ों के पीछे आखिर एक सोच चाहिए थी इकट्ठे बैठने की। आपने उन चोरों को, जिन चोरों के ख़िलाफ़ आपकी एक ज़बरदस्त कैंपेन थी, यकीन करें मैं उस पेन के यही उस कैंपेन के अंदर रह के देख रहा था, लाए मेरे सामने खुद ये सभी सदात और ये सभी हाफिज और कारी और नाथवां सभी जानते हैं
कि किस तरह उन चोरों को चोर साबित करने के लिए आपने पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट, हर कोई बंदा जहाँ कहीं वो दुनिया भर में भी ओवरसीज भी बैठा हुआ था, आपने उसको इस्तेमाल किया। ये उसकी साकिब नसार साहब जो हमारे साहब चीफ जस्टिस है, उनकी क्या जरूरत थी अगर आपकी मर्जी शामिल ना होती तो? फिर डोगर साहब की क्या जरूरत थी? किसी की भी जरूरत नहीं थी भैया। सभी आपको खुश करने के चक्कर में थे और आपने सबको मतलब जो कहानियां, किस्से, लैला मजनू और शीरी फरहाद के किस्से हमें सुनाए, सुन सुन के आंखों से आंसू बहते थे, ऐसे जैसे हम कोई मियाँ मोहम्मद रफ़ी का कलाम सुन रहे हो। लेकिन आपने दिया क्या? में पूरी पाकिस्तान को एक तरफ मोटिवेट करके, पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे तैयार करके कि ये शैतान हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। फिर आपने उन्हीं लुटेरों को मसनद इक़्तिदार पे अपने हाथों से बिठा दिया, उनके पाँव के नीचे अपने हाथ रख दिए और वो हाथ जो उन पे उठने थे, उनकी गर्दनों तक पहुंचने थे, उनको सजाएं देनी थी, उनके गले घोंटने थे, वही हाथ उनको जफियाँ डाल रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। और वही हाथ उनकी मार्केटिंग के लिए कभी तुर्की भागते हैं, कभी सऊदी अरेबिया भागते हैं, कभी कतर भागते हैं, कभी चाइना भागते हैं और कभी इंडिया भागते हैं। क्या हुआ? इतने मैच मेरे अजीम सिपाहियों, इतने मैच, इतने टूर्नामेंट, इतने मैच, इतनी लीग मैचेस खेलते 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 इंसान तंग आ जाता है यार। कोई हर बंदे का एक प्रोफेशन होता है। जैसे मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं साथ में लिखारी भी हूँ, मेरा एक प्रोफेशन है, या मैं मतलब जो मेरा जॉब प्रोफेशन था या मेरा वो था, कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई नर्स होता है, कोई हर इंसान का कोई टीचर होता है, मजदूर होता है, तालिब इल्म। भाई आप हर बंदा अपने प्रोफेशन में अच्छा लगता है। आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान भर के सभी प्रोफेशन पे हाथ डाला। एक तो भाई आप मुलाजमत करते हो, रिटायर होते हो, जाओ घर, आपको पेंशन मिलेगी यार, सिक्योर है, आपको पेंशन मिलेगी। आप कितना चाहते हो? फिर आपको रिटायर होने में मराहत भी मिलती हैं सारी उम्र के लिए। हर चीज़ तो है यार। ज़िंदा रहने के लिए इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और आपके पास क्या कुछ ले जाना चाहते हो और क्यों? और मतलब ये सब कैसे होगा? ये दुनिया को, हमें तो हजम हो जाएगा, हमारी तो आंखें ख़राब है, हमारी तो सोचें नहीं इतनी वसी नहीं है, तो दुनिया तो देख रही है ना। वही बात आ जाती है, हम 2025 में रह रहे हैं भैया। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें। इतने मैच खेल खेल के, इतनी हम लीग मैच खेल खेल के, हम क्वार्टर फाइनल और पता नहीं सेमीफाइनल और प्री क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के राउंड खेल खेल के, तो जनाब अब हम फाइनल में पहुंचे हैं। क्यों? वो किसी बंदे का वो काम नहीं करता था, किसी अफसर का, उसने पकड़ के उसे उधर तफ्तान, ईरान के बॉर्डर के ऊपर उसका तबादला कर दिया। वो फिर आया, वो काम नहीं कर, उसी तरह वो कहता तुम मेरा काम करो, कहता है होते होर नहीं करना, तफ्तान ते तू मैनू अगे कल छड़िया, हुण इस तो अगे किथे कलेंगा, तो जिस ओहदे ते बैठा उदों छोटा तो मैनू कर नहीं सकता, तो तफ्तान तो अगे नहीं कर सकता, हुण इस तो ज़्यादा की कर सकना।
अब आपने बीवी के इल्ज़ामात उस पर लगा दिए, बेटी के इल्ज़ामात उस पर लगा दिए, चोरी के तोशाखाना के इल्ज़ामात उस पर लगा दिए, गद्दारी के इल्ज़ामात उस पर लगा दिए, कत्ल के इल्ज़ामात उस पर लगा दिए। 200 मुकदमात है, कोई लफ्ज़ बचता ही नहीं। जराइम की किताब में ऐसा कोई लफ्ज़ बचता ही नहीं जो इमरान खान पे ना लगाया गया हो। तो इससे ज़्यादा क्या करेंगे? यही है ना। अब उसने खोल के कहा, उसने कहा कि गौहर साहब आप भी अब स्कूल करें, अपना काम करें, बस जहाँ साइन की ज़रूरत है। अब गल्लापुर साहब आप भी अपनी हुकूमत देखें, पार्टी सर्वाइव कर जाएगी आपके बिना भी। जुनैद अकबर कहा कि लंगोटे कस लो, नस्वार शाह जो है ना, थोड़े महीनों की हफ्तों की जेब में डाल लो और निकल आओ। इसी तरह पंजाब को भी, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी, कश्मीर को भी, गिलगित को भी, सभी को पकड़ा है। और लोग अब असम्बली इलेक्शन में जिस तरह उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए निकले, अब भी निकलेंगे जो उसको मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर हैं। क्यों? अब तो आपने एक जंग पे अरबों रुपया खर्च करके एक बयानिया बनाया, और फिर वो बयानिया क्या था कि फ़ौज की तकरीम, फ़ौज की इज़्ज़त, फ़ौज से मोहब्बत, फ़ौज की चाहत, फ़ौज की सारा कुछ, फ़ौज के नज़ारे उतारे। वो एक साहब कह रहे थे जी देखो उन्होंने टैंकों पे आते हुए फ़ौजियों को हाथ डाले। हाथ तो हम हमेशा आपको डालते हैं। फिर सब कुछ किया आपके साथ, फ़ौज की इज़्ज़त बहाल हो गई। भाई फिर ये पंगा लेने का, संभल का क्या ज़रूरत थी? फिर आपकी फ़ोटो आई, आपकी तस्वीरें आई, हर कागज़ पे, हर पम्फलेट पे, हर उस पे बोर्ड पे, बिल बोर्ड पे, पोस्टरों पे उनकी आपकी तस्वीरें, हटा के वोट की पर्ची पे भी आपकी तस्वीर। और क्या चाहिए आपको? फिर आप फील्ड मार्शल भी बन गए इसी दौरान। यानी आपने वो काम किया कि ओके, एक मुल्क की मायशत ठीक नहीं है, मुल्क IMF का नक्को नक कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आपको फील्ड मार्शल बनने का शौक है, बन जाए। हमने आपको उसकी भी मुबारक दी, विलाग गवाह है और पोस्टें गवाह है हमारी तरफ से। हमारा तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं ना। हम तो मतलब एक आम से इंसान है, जट ज़मींदार। हमारा अब आपका क्या मुकाबला? आप तो बड़े आदमी हैं, फील्ड मार्शल जनरल है। और फिर आपने उसी पे इक्तफा नहीं किया। बाद में जिस तरह आपने उस बयानिए को, ओके आपका भाई बन गया, ओके फ़ौज की इज़्ज़त बहाल हो गई, चलो ठीक है। इज़्ज़त बहाल ख़राब क्यों हुई? कभी उन मज़मरात पे, कभी उन नुकात पे आपने गौर किया कि फ़ौज की इज़्ज़त इस तरह का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कैसे हुआ, वो नीचे कैसे आया, ग्राफ नीचे कैसे हुई आया? अच्छा चलो आपने ऐसे कर दिया, अरबों डॉलर लग के जंग खेलनी पड़ गई, जंग खेलनी पड़ गई दो मुल्कों के दरमियान। जो उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि हमने इन्हें हर सब कुछ पहले इन्फॉर्म कर दिया था, सारा तय था। और आपने मोदी की वो तकरीर नहीं देखी जहाँ वो खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान ने किया क्या है आगे से। यानी मामला तो तय थे, फिर पाकिस्तान ने ये त्यारे वाले क्यों गिराए हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। ये मोदी कह रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे, आपने भी वो क्लिप देखे। तो अब बात पहुंच गई फाइनल में, यानी लीग मैच खेल ले, प्री क्वालिफिकेशन के लिए लीग खेल ली, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेल लिया, सेमीफाइनल खेल लिया, अब फाइनल है। एक तरफ अब फील्ड मार्शल जनरल आ गए और दूसरी तरफ भी आप जनाब बैटलियन चीफ साहब आ गए।
अब दो चीफों का मुकाबला। अब जीतेगा वही हुमा जिसके कंधे पे बैठेगी, और जीतेगा वो जिसको अवाम का इत्मीनान हासिल होगा। और फिर पता चलेगा, फिर ये गुरीदा फरूकी, मनीब फ़रूक और ये इस कमाश के लोग फिर पूछेंगे इनसे, ये गूगले जो मुख्तलिफ चैनलों पे बिठाए हुए हैं लखारी इन्हें करार देकर, अरे इन्हें तो घर वाले दूसरी दफ़ा सालन नहीं देते। तो आपने इन लोगों को जो अपनी सिर्फ एक झूठी अना के लिए इस्तेमाल किया, तो अब फाइनल आ गया भैया। अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो अवाम का इत्मीनान हासिल कर पाएगा। क्योंकि अब फैसला हम तो किसी खाते में नहीं है, हम ओवरसीज को तो कोई मानते ही नहीं है, ना वोट देने का क्या, ना कोई हमारा तो कोई हक। हम तो पाकिस्तान में पैदा भी पता नहीं अपनी मर्जी से कहीं गलती से हो गए थे। हमें क्यों? क्योंकि आप लोग की डिज़ायर ही हो रहा है, आप लोगों की ख्वाहिश ही हो रहा है। तो अब देखते हैं जनाब, अब फाइनल मैच है, और मेरी दुआ है, एक मुसलमान के होते हुए एक दुआ ही मांग सकता हूँ कि या अल्लाह इस मैच में वो जीते जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जो दिल जान से पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल संवारना चाहता है, और जो वो पाकिस्तान को फिर से पाकिस्तान बनाना चाहता है, वो जीते। वो फील्ड मार्शल हो, वो पैटर्न चीफ हो, अल्लाह वो उसको जिताए जो पाकिस्तान का हमायती है, जो पाकिस्तान का दिलो जान से